सशक्त भारत चैनल से मैं हरिकेश्वर राम। मित्रों, आज सामाजिक न्याय के जो परत दर परत उसका जो कारण है जो खत्म होने का, उसको मैं आज विमर्श में ला रहा हूं। अभी तक जो अवधारणा एक नई चलाई गई है, पहले तो आरक्षण के खिलाफ भिन्न भिन्न तरह की अवधारणा चलाई गई कि आरक्षण योग्यता को नाश करता है, आरक्षण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है, आरक्षण रोजगार का साधन है, रोजगार से सामाजिक विभेद पैदा होता है ये आरक्षण से। ये सारी बातें हुई, रिप्रेजेंटेशन की बात किसी ने नहीं किया, जबकि सिद्धांत तो रिप्रेजेंटेशन का है ना। संविधान में व्यवस्था रिप्रेजेंटेशन का है, सोशल रिप्रेजेंटेशन का है, और आरक्षण तो एक प्रक्रिया है सोशल रिप्रेजेंटेशन को पूरा करने के लिए। अभी इधर के दिनों में अभी एससी एसटी का जो प्रतिनिधित्व है, साधारण प्रतिनिधित्व अभी पूरा नहीं हुआ। जो उनका रिप्रेजेंटेशन है व्यवस्था संविधान में, वो रिप्रेजेंटेशन साधारण प्रतिनिधित्व भी आज तक पूरा नहीं हुआ। जबकि सक्षम प्रतिनिधित्व और निर्णायक प्रतिनिधित्व जब तक नहीं होगा, तब तक उस समाज के साथ अन्याय होते रहेगा। अगर समाज के साथ अन्याय, भेद और बेईमानी रोकना है तो उस वर्ग का हर हाल में सक्षम और निर्णायक प्रतिनिधित्व सरकार को संचालित करने वाली संस्थाओं में होना अपरिहार्य है, अनिवार्य है। लेकिन उस पर चर्चा कोई नहीं करता। इधर एक नई चर्चा उभर के सामने आई है। ये चर्चा आई है कि रिजर्वेशन का लाभ सबसे गरीब तबके तक गया है कि नहीं गया। अब ये नया मानने को अवधारणा गठित किया गया है। ये बैकवर्ड क्लास में भी किया गया है और शेड्यूल कास्ट में भी किया गया है कि अगर नीचे तक परकुलेट नहीं हो रहा है, इसका मतलब आरक्षण गलत हो गया। और ये व्यवस्था मान्य किया गया, इन लोगों के दिमाग में डाला गया कि जो आगे बढ़ चुके लोग हैं वही सभी लोग रिजर्वेशन का लाभ उठा रहे हैं। तो सवाल मान लीजिए बड़ा गंभीर है। और आप देखेंगे कि इस चर्चा को चलाने वाले लोग कौन हैं। साफ तौर पर दिखेगा कि जो आरएसएस से संबंध रखने वाले लोग हैं वही लोग हैं। आरएसएस ने पहले यूपी में मान लेके चलाया, और यूपी में ये चलाया कि सारा शेड्यूल कास्ट का अधिकार जो है चमार खा जा रहा है, इसलिए कि मायावती को डैमेज करना था। फिर एक उदाहरण चलाया गया कि अब जादव खा जा रहा है, पूरा बैकवर्ड का जितना है रिजर्वेशन सब जादव खा जा रहा है। ये चूंकि वहां प्रतिनिधित्व करने वाले मायावती और मुलायम सिंह यादव दो मजबूत लोग होकर उभरे थे और ये सामाजिक न्याय का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, तो इनके जाति को और लोगों से काटने का यह मानने की इजाद किया गया। और ये काम किया था राजनाथ सिंह ने। खैर वो बहुत मामला नहीं चला, कोशिश हुआ लेकिन वो चल नहीं पाया। उसी तरह से आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू जो एनडीए के पार्ट थे, एनडीए की सरकार थी, चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में चल रही थी, और चंद्रबाबू नायडू ने भी 2000 में उसी तर्ज पर शेड्यूल कास्ट को 4 भागों में बांट दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट कह दिया कि शेड्यूल कास्ट का वर्गीकरण नहीं हो सकता, इसलिए कि शेड्यूल कास्ट के वर्गीकरण का कोई संविधान में प्रावधान है ही नहीं। और दूसरा कहा कि ये शेड्यूल कास्ट इस तरह से आपस में घुल मिल गया है। अनटचेबिलिटी एक आधार है जिसके आधार पर इस तरह से घुल मिल गया है कि उसको एक दूसरे से अलग करना संभव नहीं है। ये होमोजीनियस क्लास बन चुका है। इसके आधार पर उन्होंने
वर्गीकरण को खारिज कर दिया। लेकिन बिहार में फिर वही एनडीए की सरकार में ही नीतीश बाबू थे, इन्होंने भी यहां दलित महादलित के कराया और अंततः इनका निशाना बना दुसाध जाति, क्योंकि यहां पर दुसाध जाति के सबसे बड़ा लीडर रामविलास पासवान थे, दुसाध जाति से थे, शेड्यूल कास्ट में सबसे बड़ा लीडर थे। तो उनकी जाति के खिलाफ और लोगों को भड़काने के लिए जरूरी था कि रामविलास पासवान के खिलाफ, दुसाध जाति के खिलाफ लोगों को इकट्ठा किया जाए। जबकि सच्चाई यह है कि बिहार में दुसाध जाति का साक्षरता दर में 22 में से 10वां पोजीशन पर है, इससे 9 जाति ऊपर है। इसके बावजूद भी इसको टारगेट मान लिया किया गया रामविलास पासवान के कारण। मतलब रामविलास पासवान लीडर थे, नेतृत्व कर रहे थे, तो नेतृत्वकर्ता के खिलाफ साजिश मान ली गई थी। अब बाद में देखिए अब क्या हो रहा है। बिहार के 3 नेता आदरणीय जीतनराम मांझी जी, मेरे दोस्त संजय कुमार पासवान जी, संजय पासवान जी, और आज के उभरते नेता चिराग पासवान, तीनों ने बयान दिया कि संपन्न दलितों को रिजर्वेशन छोड़ देना चाहिए, आरक्षण छोड़ देना चाहिए। तीनों का एक तरह का बयान एक समय में आया था। तो भाई पहले सोचने की ये जरूरत है कि क्या शेड्यूल कास्ट का प्रतिनिधित्व पूरा हो गया है? तो अभी तक 8 से 10% प्रतिनिधित्व पूरा हो पाया है। अब सभी मिलकर हम राजनीति में हैं, सभी मिलकर हम प्रतिनिधित्व पूरा करने की कोशिश में है, फिर भी आज तक 16% बिहार में रिप्रेजेंटेशन पूरा नहीं हुआ। अगर अलग थलग कर देंगे तो क्या होगा, पहले तो ये सोचने की जरूरत है। तो ये अवधारणा जो बनाया गया कि नीचे परकुलेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये आरएसएस का एजेंडा है और समाज को तोड़ने वाला है और सामाजिक न्याय का बढ़ रहा कदम को रोकने के लिए है। ये सवाल कोई नहीं करता कि भाई तुम अभी तक साधारण प्रतिनिधित्व नहीं दे पाए, जबकि हमें जरूरत है सक्षम और निर्णायक प्रतिनिधित्व का। जब तुमको मौका मिलता है तो सारे क्षेत्रों में तुम आरएसएस के लोगों को बैठा रहे हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से लेके जहां जहां भी तुमको मौका मिल रहा है आरएसएस के लोगों को बैठा रहे हो, ताकि तुम्हारे हिसाब से, तुम्हारे मन के हिसाब से, तुम्हारे सिद्धांत के हिसाब से मान लीजिए कि वो काम करे और लोकतंत्र की आड़ में दिखावे के लिए कि लोकतांत्रिक तरीके से हम सब कर रहे हैं और सारा लोकतंत्र के खिलाफ काम करना है, एक तरफा काम करना है, एक बागा काम करना है। उदाहरण आप देखिए, मणिपुर में एक बागा हो गया, मुख्यमंत्री चूंकि बीजेपी का, आरएसएस का, प्रधानमंत्री भी, कौन उसको कंट्रोल करता है? नहीं कंट्रोल हुआ। अब देखिए आगे क्या होता है। कहने का मतलब यह है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स का मूल समस्या, जो पुरानी समस्या थी, जिस समस्या को डॉक्टर अंबेडकर ने चिन्हित किया था, वही समस्या आज भी है। पहले भी यह समस्या थी कि हिंदू धर्म के संचालन में, राजा राजवाड़ों का मान लीजिए देश के संचालन में एससी एसटी का प्रतिनिधित्व 0 था, सबसे ज्यादा खराब पोजीशन था, इसलिए सबसे ज्यादा आज भी उनकी खराब दुर्दशा हुई। और आज में भी, आज की तारीख में भी डॉक्टर अंबेडकर ने प्रतिनिधित्व की व्यवस्था तो संविधान में करा दिया, साधारण प्रतिनिधित्व विधानसभा लोकसभा में तो मिल भी रहा, कार्यपालिका में भी मान लीजिए कमोबेश हो रहा साधारण प्रतिनिधित्व। अभी तक सक्षम और निर्णायक प्रतिनिधित्व नहीं हुआ। तो सक्षम और निर्णायक प्रतिनिधित्व जब तक नहीं होगा तब तक एससी एसटी के साथ भेदभाव, अन्याय और बेईमानी को मिटाना संभव नहीं है। और एक आदमी का बात नहीं है, पूरे समाज को जब तक भेदभाव और अन्याय और बेईमानी से मुक्ति नहीं मिलेगी, ये कौन दिलाएगा? ये वही दिलाएगा, आपका सक्षम प्रतिनिधि दिलाएगा, आपका निर्णायक प्रतिनिधित्व दिलाएगा। तो हमारी आवाज निकलनी चाहिए
सक्षम और निर्णायक प्रतिनिधित्व होने के लिए इसको सुनिश्चित करना होगा। ये लड़ाई लड़ना होगा, छोटी मोटी लड़ाई करके इधर उधर गाय बाएं करने की जरूरत नहीं है। बाबा साहब का नाम लेकर बाबा साहब का विचारों को जो खत्म किया जा रहा है, वो जरूरत नहीं है। बाबा साहब के विचारों को पकड़ने की जरूरत है। आखिर बाबा साहब ने प्रतिनिधित्व की व्यवस्था क्यों किया था? सक्षम प्रतिनिधित्व और निर्णायक प्रतिनिधित्व की संविधान में व्यवस्था क्यों किया था? और आज तक नहीं हुआ। साधारण प्रतिनिधित्व भी हुआ, और साधारण हो भी रहा तो बिना काम का हो रहा, उसको कोई प्रतिनिधित्व करने नहीं दे रहा। और हमारा समाज उस पर चर्चा नहीं करके आलतू फालतू चीजों में चर्चा में लगा हुआ है। इसलिए मूल समस्या की ओर हम सबको आना पड़ेगा, और जितना जी गलत अवधारणा जो समाज में फैलाया हुआ है, उस गलत अवधारणा से बाहर निकलना होगा और समाज को की लड़ाई को, सक्षम और निर्णायक प्रतिनिधित्व की लड़ाई को तेज करना होगा। आज का संदेश मेरा यही है, और YouTube के माध्यम से सशक्त भारत जो चैनल बना है, इसका उद्देश्य भी यही है कि सशक्त, सक्षम एवं निर्णायक प्रतिनिधित्व के सहारे बेईमानी और भेदभाव को खत्म करना है। समाज के आम नागरिकों को सक्षम बनाना है, सशक्त बनाना है। जब देश के लोग, जब नागरिक यहाँ का सक्षम बनेंगे, सशक्त बनेंगे, तो भारत भी सशक्त होगा, भारत भी सशक्त होगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।